Subscribe. आज हम अपने इस विटपिलन 250 के इंजन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम इस व्हीकल के ऊपर कई सारे वीडियोस बना चुके हैं, बहुत सारे डिटेल हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। तो आज हम सोचें कि चलो इस व्हीकल की इंजन के बारे में कुछ बात किया जाए, क्योंकि इससे पहले मैं इसके इंजन के बारे में कुछ खास बात नहीं किया हूँ। तो ये जो व्हीकल है ये एक 250 सीसी का व्हीकल है और ये जो इंजन है ये एक 249 पॉइंट समथिंग सीसी का इंजन है और इसका जो पीक पावर जनरेट होती है वो है अराउंड 32 पीएस का, 31.7 पीएस का टू बी प्रिसाइज, और 25 न्यूटन मीटर का टॉर्क इसमें प्रोड्यूस होता है। तो आप देख ही सकते हैं कि ये जो इंजन है ये एक काफ़ी कॉम्पैक्ट सा इंजन है, एक बहुत ही छोटा सा केसिंग में इसे फिट किया गया है और ये जो अप्रॉक्सीमेटली 32 पीएस का पावर ये जनरेट करती है, 25 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये जनरेट करती है, उसके हिसाब से इसका जो ये संरचना है, इसका जो ये केसिंग है, बॉडी का जो वॉल्यूम बनाया गया है ये देखने में छोटा लगता है। मतलब कि एक कॉम्पैक्ट केसिंग के भीतर ये एक पावरफुल मोटर को फिट करने की एक कला इसमें दिखाई गई है। ये जो व्हीकल है ये जो पावर डिलीवर करती है दैट इज़ लीनियर वन अप टू 4000 आरपीएम। 4000 आरपीएम के बाद इसका जो पावर डिलीवरी है वो थोड़ा सा उसमें जान आ जाती है, वो थोड़ा सा एग्रेसिव बिहेव करने लगती है। तो जब हम पावर डिलीवरी की बात कर ही रहे हैं तो एक बात हम बता देना चाहते हैं कि इसका जो पावर डिलीवरी सिस्टम बनाया गया है ये इतना बेहतरीन तरीके से बनाया गया है जिससे कि अगर आप बिगिनर राइडर हो, प्रो राइडर हो या कैजुअल राइडर हो या बहुत एग्रेसिव राइडर हो, सभी के लिए ये प्रॉपरली ट्यून्ड एक मशीन है, एक मोटर है। क्योंकि 4000 आरपीएम तक जब आप जाएंगे, आप धीरे धीरे थ्रॉटल को घुमाएंगे तो पावर डिलीवरी हौले हौले होता रहेगा, एकदम सुंदर सी लीनियर, एकदम लेजी सी पावर डिलीवरी आपको मिलता रहेगा। जब आप 4000 आरपीएम के ऊपर जाएंगे तब अगर आप थोड़ा सा भी एग्रेसिवली थ्रॉटल को मोड़ दिए, थ्रॉटल को घुमा दिए, तो इसका पावर डिलीवरी एकदम रॉ हो जाता है, रफ हो जाता है, तुरंत पावर घुसती है और एकदम व्हीकल जो है ये भागने लगती है, दौड़ने लगती है। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ही बेहतरीन है, ये सभी किस्म की जो राइडर्स है उन सभी को कैटर करने के लिए सक्षम है। इसका जो पावर डिलीवरी का सिस्टम बनाया गया है ये इतनी नापी तुली बनाया गया है, इतनी प्रिसाइजली बनाया गया है जिससे कि आप किसी भी रेव रेंज में हो, किसी भी थ्रॉटल पोजीशन में हो, किसी भी गियर सिचुएशन में हो, गियर पोजीशन में हो, डिलीवरी आपके थ्रॉटल के मूवमेंट के साथ बहुत ही एकदम तालमेल बिठा के एकदम प्रॉपरली ट्यून होके डिलीवर होती है, जिससे कि अगर आप थ्रॉटल के ऊपर जेंटल रहे तो आपको ये मशीन डराती नहीं है, पर अगर आप चाहे तो ये आपको डरा भी सकती है, ये व्हील भी मार सकती है और ये एकदम राफ बिहेव कर सकती है जैसे कि जनरली केटीएम का जो व्हीकल है वो करती है। क्योंकि इसका जो डीएनए है ये केटीएम का ही डीएनए है, ये जो इंजन है ये केटीएम का ही इंजन है। थोड़ा सा जो पावर डिलीवरी का ट्यूनिंग है ये केटीएम से अलग बनाया गया है, बस यही है। और इसका जो ये थ्रॉटल सिस्टम है दिस इज़ राइड बाय वायर है और दिस इज़ प्रिसाइजली ट्यून्ड। इसका ईसीयू एकदम प्रिसाइजली ट्यून किया गया है पावर डिलीवरी के लिए। थ्रॉटल के साथ पावर डिलीवरी बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैच किया गया है और एकदम नापी तोली तरीके से मैच किया गया है। मैं डिफरेंट सेगमेंट की मोटरसाइकिल्स रख चुका हूँ, चला चुका हूँ, डिफरेंट ब्रांड की, डिफरेंट सीसी की मोटरसाइकिल स्कूटर्स में रख चुका हूँ, मैं देख चुका हूँ, पर इसका जो ये सिस्टम है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। इसके साथ इसका स्लीपर एंड असिस्ट क्लच जो इलेक्ट्रॉनिकली भी असिस्टेड है इस व्हीकल के लिए, वो भी बहुत ही बेहतरीन काम करती है जब आप अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट करते हैं।
एग्रेसिवली अगर आप अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट करने जाएं तो बहुत ही अच्छी तरीके से वो शिफ्टिंग में हेल्प करती है। और इसका जो ये स्लीपर क्लच सिस्टम है ये इस तरीके से ट्यून किया गया है जिससे कि इसका क्लच पुल जो है ये बहुत ही एकदम बटर स्मूथ हो गया है, एकदम सॉफ्ट फेदर लाइट हो गया है। आप एक उंगली से, पिंकी से भी आप उसे दबा सकते हैं, एक उंगली से भी आप उसे दबा दबा के चला सकते हैं। और इसमें क्विक शिफ्टर लगा है, ब्लीपर लगा है, मतलब कि आप क्लचलेसली आप शिफ्ट भी कर सकते हैं और डाउन शिफ्ट भी कर सकते हैं और ये किसी भी रेव रेंज में आप कर सकते हैं। पर 3000 आरपीएम के ऊपर अगर आप करें तो एकदम स्मूथ ट्रांजिशन आपको देखने में मिलता है गियर्स में, नहीं तो थोड़ा सा पावर कट आपको महसूस होता है। जर्क नहीं पर पावर कट महसूस होता है। अगर आप 3000 आरपीएम के नीचे नीचे शिफ्ट करने जाए, गियरलेस शिफ्ट करने जाए, बस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए पावर कट हो जाता है, मतलब इंजन का पावर कट हो जाता है, ये आपको समझ में आता है। पर अगर आप 3000 आरपीएम के ऊपर ऊपर क्लचलेस शिफ्ट करें तो चाहे वो अप शिफ्ट करें या डाउन शिफ्ट करें वो स्मूथ ट्रांजिशन हो जाता है गियर्स के बीच, कोई झटका तो नहीं है, कोई पावर कट भी आपको महसूस नहीं होता है। अभी सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल आता है जो मेरे लिए भी एक बॉदरसम है कि इसका इंजन का स्मूथनेस। देखिए इसका इंजन का जो स्मूथनेस है ये अच्छा नहीं है, बहुत ही रफ इंजन है, बहुत ही बजी इंजन है, क्योंकि ये एक पावरफुल कॉम्पैक्ट मोटर है। तो एक कॉम्पैक्ट मोटर से जब आप हाई पावर निचोड़ते हो, हाई टॉर्क निचोड़ते हो, तब ये जो बज़ है, ये शार्प बज़, ये आनी तो लाजमी है, ये तो आएगा ही। पर अभी तक मैं इसे जितना चलाया हूँ, अगर आप लंबा स्ट्रेच में अगर इस व्हीकल को चलाएं तो इंजन थोड़ा सा स्मूथ फील होने लगता है। और इंजन ऑयल का भी इसमें बहुत ज़्यादा एक रोल होता है। अभी तो इसमें पहले से मोटूल का 300V या 7100 डालते आ रहा था कंपनी से, सर्विस सेंटर से। अभी जो मैं इसे फोर्थ सर्विस किया तो उसमें वो केटीएम का एक ऑयल डाला, ये मुझे थोड़ा सा खुरदुरा महसूस हुआ। पहले मोटूल का जो ऑयल डालता था उससे ये केटीएम वाला ऑयल मुझे थोड़ा सा रफ बिहेविंग ऑयल मुझे लगा, क्योंकि इंजन का बिहेवियर थोड़ा सा रफ हो गया है। मैं ये इंजन ऑयल जो है ये और एक सर्विस के बाद खुद ही चेंज करूँगा। इसमें हम देखते हैं क्या हम डालते हैं, मेरा पसंदीदा लिक्विमोली डालें या क्या डालें हम उसे देख के डालेंगे और वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। पर एक बात जो सराहनीय है कि ये जो इतना कॉम्पैक्ट और पावरफुल मोटर है, और ये इतना पावरफुल है, हम आपको एक बात शेयर करना चाहते हैं कि आप चाहे फर्स्ट गियर में हो या सेकंड गियर में हो या थर्ड गियर में हो, आप किसी भी गियर सिचुएशन में किसी भी रेव रेंज से किसी भी स्पीड से थ्रॉटल खींचोगे तो एकदम स्पीड पकड़ लेगा, कोई भी जर्क नहीं, कोई भी नॉकिंग नॉइज़ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम फिफ्थ या सिक्स गियर में 40 के नीचे 30 के नीचे चला के भी देखे हैं और वहाँ से थ्रॉटल घुमा के स्पीड जब पकड़ता है वो भी हम एक्सपीरियंस किए हैं। कोई भी नॉकिंग नहीं है, कोई भी जर्किंग नहीं है, कोई भी नहीं जाऊँगा ऐसा कुछ नहीं, बिहेवियर नहीं है। बहुत ही स्मूथली पावर ट्रांजिट होके ये व्हीकल आगे निकल जाता है। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इस व्हीकल के बारे में। और एक चीज़ इस इंजन का बोलना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, इंजन ब्रेकिंग। भाई इसका इंजन ब्रेकिंग इतना बेहतरीन है, इतना एग्रेसिव है, मुझे तो लगता है कि इस जैसे इंजन ब्रेकिंग और किसी भी इंजन में किसी भी व्हीकल में हमको नहीं मिलता है। ये इंजन हुस्कवर्ना में और केटीएम में लगा हुआ है, तो हुस्कवर्ना और केटीएम को छोड़ के ऐसी इंजन ब्रेकिंग मुझे आज तक किसी भी व्हीकल में देखने को नहीं मिला है। आप थ्रॉटल छोड़ते ही महसूस कर पाएंगे कि कितना अच्छा इंजन ब्रेकिंग हो रहा है, इंजन कैसे ब्रेक कर रहा है स्पीड को। ये चीज़ बहुत ही अच्छा है। ये एकदम ना एक स्पॉइलर बाइक है, एक स्पॉइलर मोटरसाइकिल है।
इसका पावर डिलीवरी बोलिए, इसका क्लच पुल बोलिए, इसका क्लच शिफ्ट बोलिए, इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स बोलिए, इसका इंजन ब्रेकिंग बोलिए, ये इतना बेहतरीन ट्यूनिंग के साथ आता है और इतना सुंदर तरीके से ये आउटपुट देता है ना। इसके बाद अगर कोई दूसरे मोटरसाइकिल में शिफ्ट करे तो ये जो चीज़ें हैं ये ज़रूर मिस करेगा। ख़ास करके ये इंजन ब्रेकिंग जो है, ये तो हर कोई मिस करने वाला है अगर कोई इस व्हीकल को एक बार रख लेगा, चला लेगा, ओन कर लेगा तो। मुझे एक बहुत ही पॉपुलर चैनल में एक रिव्यू देखने को मिला, एप्रिलिया का रिव्यू देखने को मिला, एप्रिलिया RS457 का। उसका जो ओनर है वो भी KTM ओनर है। वो साल 1.5 साल हुआ है एप्रिलिया खरीदा है। वो भी बोल रहा है कि KTM जैसे इंजन ब्रेकिंग एप्रिलिया में नहीं है। और मैं खुद भी इसका साक्षी हूँ कि KTM जैसे, ये तो KTM का ही मोटर है, तो इस मोटर जैसे इंजन ब्रेकिंग आज तक मैं जितने व्हीकल चलाया हूँ किसी में भी नहीं है। बहुत ही बेहतरीन एग्रेसिव इंजन ब्रेकिंग इसमें हमको देखने को मिल जाता है। तो एक कॉम्पैक्ट इंजन अराउंड 32 PS का पावर जनरेट करती है, 25 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। बज़ है, हैंडल में बज़ लगती है। पिस्टन का हर एक उठक पटक हाथ में आके सीधा लगता है, ऐसे प्रतीत होता है। पर वो धीरे धीरे मिनिमाइज हो जाता है, अभी धीरे धीरे मिनिमाइज हो रहा है। या तो आप कह सकते हैं कि आई एम गेटिंग प्रैक्टिस्ड विद दैट, विद दिस काइंड ऑफ बज़। पर बाकी सब एकदम 10 on 10 है। और ऐसे एक पावरफुल मोटर से हीट जनरेट होना स्वाभाविक है, पर इस मोटर में जितना हीट जनरेट होता है वो कभी भी महसूस नहीं होता है, क्योंकि इंजन कभी भी ओवर हीट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें जो ये लिक्विड कूलिंग का प्रावधान किया गया है, जो लिक्विड कूलिंग सिस्टम लगाया गया है, ये भी बहुत ही एक बेहतरीन लिक्विड कूलिंग लगाया गया है। क्योंकि इसका जो रेडिएटर दिया गया है दैट इज़ अ लार्ज कर्व्ड रेडिएटर, जिससे कि इसका कूलिंग सरफेस एरिया बहुत ही बड़ा है। और इसका जो कूलिंग सिस्टम है दैट इज़ ऑल्सो ब्रिलियंटली ट्यून्ड। इंजन का हीट एक सर्टेन लेवल तक पहुंचते ही इसका फैन जो है ये चालू हो जाता है और तुरंत इंजन को ठंडा कर देता है। तो आज तक मुझे इस व्हीकल से, इस मोटर से कभी भी ओवर हीटिंग का या इंजन हीटिंग का जो इशू बोला जाता है वो कभी भी महसूस नहीं हुई। चाहे वो लंबा लंबा स्ट्रेच में चलाते हुए हो, लंबा लंबा सिटी ट्रैफिक में या सिटी कंजेशन में चलाने का हो, किसी भी सिचुएशन में मुझे कभी भी इस मोटर से हीटिंग महसूस नहीं हुई, हीट महसूस नहीं हुई। और ओवर हीटिंग की बात तो कभी भी मुझे देखने को नहीं मिला है, या इंजन हीटिंग के चलते कभी भी कोई भी इशू इस व्हीकल में हमको देखने को आज तक नहीं मिला है। इसका सीट हाइट है 820 mm का। आई एम 5.4 5.5 इश। मेरा इंसिम जो है ये 28 का है, 28 इंच का है। तो ऐसे व्हीकल में एक 820 mm सीट हाइट की व्हीकल में मुझे तो बैठने में, ग्राउंड रीच में प्रॉब्लम हो सकती है। पर दोस्तों मज़े की बात यही है, इसका जो रियर सस्पेंशन दिया गया है ये इतनी बेहतरीन ट्यूनिंग के साथ आती है, इतनी बेहतरीन प्रीलोड एडजस्टमेंट के साथ आती है कि मुझे कभी भी महसूस नहीं होती है कि इसका सीट हाइट 820 mm है। और ये जो सीट है ये सामने के तरफ, मतलब कि राइडर के इंसीम एरिया के तरफ इतना नैरो है कि ग्राउंड रिच में कोई भी इशू नहीं आती है। इस व्हीकल का कर्ब मास है अराउंड 161 kg का। पर इसका बॉडी बैलेंस, मास सेंट्रलाइजेशन इतनी बेहतरीन तरीके से किया गया है जिससे कि इसका जो ये वज़न है ये महसूस ही नहीं होती है। ना ही खड़े होके, ना ही चलाते हुए। अगर खड़े होके आपका थोड़ा-सा डिसबैलेंस भी हो जाए, आप महसूस करेंगे कि इसका मास सेंट्रलाइजेशन इतना बेहतरीन है कि ये अचानक टॉपल हो जाने की इसमें कोई चांस नहीं रहती है। तो इस व्हीकल की इंजन के बारे में बात करते हुए हम और भी थोड़ा-सा
आगे चले गए, कुछ और भी फीचर्स के बारे में हम बात कर दिए। इन फीचर्स के बारे में मैं काफ़ी कम बात करता हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये एक्सपीरियंस करने की चीज़ें हैं, महसूस करने की चीज़ें हैं। तो ये हम ऐसे ही बोल के आपको समझा नहीं सकते हैं, हम बस मैसेज पहुंचा सकते हैं। तो अभी ये व्हीकल मैं चला रहा हूँ और भी चलाएंगे। अभी एक ट्विन सिलेंडर मोटर का व्हीकल भी मुझे लेने का मन हो रहा है। देखते हैं, होंडा का लेते हैं, यामाहा का लेते हैं या सुजुकी का लेते हैं। सुजुकी का तो कुछ है नहीं, यामाहा का भी कुछ नहीं है, होंडा का है पर वो बहुत ही हायर सेगमेंट में, हायर प्राइस रेंज में जाता है। एप्रिलिया मुझे लेने में थोड़ा-सा हिचकिचाहट हो रही है, क्योंकि उसका मोटर जो है वो थोड़ा-सा रफ़ है। मैं खुद चला के नहीं देखा, मैं एक बहुत ही ट्रस्टेड यूट्यूबर का रिव्यू देखकर ये बोल रहा हूँ। कुछ 2-3 बहुत ही ट्रस्टेड यूट्यूबर्स हैं, मोटरसाइकिल के वीडियोज़ जो बनाते हैं, उनका वीडियोज़ देख के मैं बोल रहा हूँ कि यामाहा, होंडा, सुजुकी जैसे स्मूथनेस तो अप्रिलिया में नहीं है। एक ट्विन सिलेंडर मोटर का व्हीकल अगर हम खरीदेंगे, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख अगर हम खर्च करेंगे, तो वो तो काफ़ी हद तक फुल प्रूफ होना चाहिए। लुक्स में भी, इंजन स्मूथनेस में भी, राइडिंग कंफर्ट में भी, सभी में अव्वल के करीब तो होना ही चाहिए। अव्वल ना हो, अव्वल के करीब तो होना ही चाहिए। नहीं तो हम एनफील्ड ले सकते थे। एनफील्ड का जो ट्विन सिलेंडर मोटर है, दैट इज़ बहुत ही रिफाइंड वन, पर एनफील्ड का जो वेट मैनेजमेंट का जो डिफेक्ट है, उसके चलते हम एनफील्ड नहीं लेंगे, नहीं ले सकते एक्चुअली, क्योंकि मुझे एक वेल बैलेंस्ड मोटरसाइकिल चाहिए होता है। तो दोस्तों, ये था इस व्हीकल की, मतलब कि मेरे विटपिलेन 250 के इंजन के बारे में कुछ ब्रीफ सा इन्फॉर्मेशन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए चैनल चंदन। नमस्कार।